Yes, very good afternoon to all of you students. So today we are going to discuss our new topic. Last time we are discussing about the zero order reaction, and now I hope that today we will discuss about new topic about फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आज हम लोग की बात होगी, है ना। न्यू टॉपिक है हम लोगों का। जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे कल बात हो रही थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन कैसा करना था वो हम लोगों ने देख लिया था। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आगे किस तरीके से डेरिवेशन रहेगी वो तो आप लोगों ने देख ही ली, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आफ्टर एक दूसरी रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कहती है कि रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो 173 पे दिया हुआ है ना। और इस रिएक्शन के लिए भी हमको रेट कांस्टेंट के का डिटर्मिनेशन करना है ना। रेट कांस्टेंट के का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे तो ये भी हम लोग देखेंगे अभी। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरीके से हाफ-लाइफ टेम्परेट वगैरह निकालेंगे वो भी हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के का डिटर्मिनेशन करने को लेकर। तो मान लीजिए कि एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है और उससे कुछ प्रोडक्ट पे बन रहा है, ठीक है ना। और इस रिएक्शन के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, है ना। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस डी ए अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हो गई बात। अब चूंकि मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए जो रिएक्टेंट है उस ए का इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो स्मॉल ए है, और टी टाइम आफ्टर टी टाइम ए का कुछ पार्ट टाइम कन्वर्ट हो जाता है, एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी उसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट में टाइम के साथ चेंज होता है। दोनों तरीके से बता सकते हैं, या तो डिक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इंक्रीजिंग इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टी टाइम आफ्टर जो भी अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि पहले जो टोटल रिएक्टेंट था वो ए था। अब टी टाइम आफ्टर क्या हो गया, सम अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट टाइम कन्वर्ट हो गया, टी टाइम आफ्टर सम अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू एक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो अब जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगी वो पूरे कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी, वो पूरे कंसंट्रेशन में से जितना प्रोडक्ट बन गया है उसके बाद जो कंसंट्रेशन बचा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो देन आगे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू k a माइनस एक्स, ठीक है ना। अब के जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बच्चों पता,
अब ये a माइनस एक्स यहाँ पे ले आएंगे और dt वहां पहुंचा देते हैं। कैसा हो जाएगा dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी, यहाँ तक हो जाएगा ये। अब ये k इंटू डी टी जो हो गया है इसका हम लोग क्या करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे dx अपॉन a माइनस एक्स, तो क्या वैल्यू आएगी log, है ना, a माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू k जो है कांस्टेंट होने से बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन होगा तो वैल्यू कितनी आएगी t, और साथ में कांस्टेंट लगेगा c, है ना। अब इस कंडीशन में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। वो कंडीशन ये अप्लाई करेंगे कि इफ द t इज इक्वल टू जीरो, t इज इक्वल टू जीरो है, मतलब इनिशियल कंडीशन है, मतलब टाइम स्टार्ट ही नहीं हुआ है, रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। तो इस कंडीशन में x इज इक्वल टू कितना होगा जीरो, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ बना नहीं, और जब प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है तो फिर जो भी है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट a ही है। तो इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसमें कंडीशन अप्लाई करेंगे t इज इक्वल टू जीरो की, तो x इज इक्वल टू क्या रहेगा, x भी जीरो रहेगा, t जीरो है मतलब इनिशियल कंडीशन है, टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है रिएक्शन का। तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कितना हुआ है, तो प्रोडक्ट इज आल्सो जीरो देयर, प्रोडक्ट का कोई फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो x इज इक्वल टू आल्सो जीरो दिया हुआ है ना, x भी जीरो है। अब क्या करना है हम लोगों को कि इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करना है t की और x की। तो यदि t की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा, पहले लिख देते हैं ln, अच्छा इसमें इंटीग्रेशन में माइनस चलेगा, माइनस ln a, x की वैल्यू जीरो रख दी तो x तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू में क्या कितना हो जाएगा k इंटू t की वैल्यू कितनी रख दी जीरो, प्लस कितना लिखा है c, तो k जो है जीरो से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी देख रहे हैं बच्चों को, k का मल्टीप्लाई जीरो के साथ होगा तो ये कितना हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई जीरो के साथ हो जाएगा तो ये हो जाएगा जीरो, तो बचेगा कितना c, c इज इक्वल टू कितना बच जाएगा ln a, ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू आई है c की, इसको वापस से कहाँ रखेंगे हम लोग, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों को दिख रही है, माइनस ln a माइनस एक्स, है ना, तो ये c की वैल्यू है, c की वैल्यू पुट करना है, तो कितना वैल्यू है माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू kt प्लस c, है ना, यही था। अब c की जगह वैल्यू रखना, हमको कितना निकल के आ रहा है, c की जगह वैल्यू माइनस ln है, तो माइनस ln है जो वैल्यू है वो c की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया, ठीक है। अब हम लोगों को kt का वैल्यू निकालना है, सपोज कि kt उसी साइड है, ln a जो है उधर से इधर आ गया, ln उधर माइनस का था, माइनस ln a लिखा था, इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा ln a माइनस ln a माइनस एक्स, ये वाला, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का था तो वो माइनस का। अब जो बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, लॉग बच्चों ने पढ़ा है कि लॉग m माइनस n इज इक्वल टू कितना होता है, लॉग m अपॉन n होता है ना। तो क्या होता है फॉर्मूला, लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू लॉग m अपॉन n। तो m अपॉन n इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसको मान लीजिए m है और ये n है, तो ये दोनों अपॉन में आ जाएंगे, m अपॉन n हो जाएंगे। तो कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा kt इज इक्वल टू ln a अपॉन a माइनस एक्स, और इसमें जो है t को इधर पहुंचा देंगे तो कितना हो जाएगा k इज इक्वल टू 1/t, और लॉग ले लेते हैं हम लोग ln a अपॉन a माइनस एक्स,
अब ये जो है नेचुरल लॉग है, इसको लॉग की बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 का क्या कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये किसका वैल्यू आ गया, रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब फिर से समझ लें बच्चे इसको थोड़ा सा ध्यान से, हो सकता है कि इसको देखने में थोड़ी दिक्कतें आ रही है। एक रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट पी में कन्वर्ट हो रहा है, और इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन कितना लिख सकते हैं, माइनस डी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। ये रहेगा। मान लीजिए कि एक इनिशियल कंसंट्रेशन जो है एक रिएक्टेंट का वो स्मॉल ए मोल पर लीटर है, और टी आफ्टर टी टाइम इसमें से कुछ क्या बन गया, प्रोडक्ट एस एक्स बन गया। तो इस कंडीशन में अब जो है dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स हो जाएगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन है, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट, वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी, रिएक्टेंट जो बचा है, क्योंकि a में से कुछ जो है x बन गया, तो टी टाइम आफ्टर जितना रिएक्टेंट बचा है उसके जो है रेट ऑफ रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। अब कुछ नहीं करना है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, k कांस्टेंट आ जाएगा, फिर इनका इंटीग्रेशन करना है, और dt को यहाँ से हम लोग ट्रांसफर करके इधर ले जाएंगे, तो k dt का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे dx अपॉन a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बनेगा माइनस लॉग a माइनस एक्स और के टी प्लस सी बचेगा। और फिर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन ये लगाएंगे कि इफ द t इज इक्वल टू 0, यदि टाइम 0 है, इनिशियल कंडीशन है, तो x भी कितना रहेगा, 0, मतलब प्रोडक्ट भी क्या है, कुछ भी नहीं बना है, तो प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, x भी 0 रहेगा। और इन दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, मतलब यहाँ भी 0 रखना है, t की जगह भी वैल्यू कितनी रखना है, 0 रखना है। तो इन दोनों वैल्यू रख देंगे तो c के लिए वैल्यू आ जाएगी माइनस ln है, और c के लिए जो वैल्यू आ गई है उसको हम लोग वापस से पुट करेंगे इन द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। पुट दिस वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकेंड इन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकेंड की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे, और ये एल ए जो वैल्यू आई थी सी की वो वहाँ पर पुट कर दी। बाकी कुछ नहीं करना है, के टी को इधर ले आएंगे, और लॉग एम अपॉन एन के फार्मूले से इसको ए अपॉन ए माइनस एक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और अपॉन में जो के टी है उसको भी पहुँचा देंगे। तो ये जो है कैसा हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का वैल्यू है। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डेराइव द इक्वेशन फॉर रेट कांस्टेंट के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के का डिटर्मिनेशन करिए, ठीक है ना। तो दोनों बातें बच्चे समझ गए, है ना। व्हाट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन whose rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of the reactant। ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वही क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। और ये जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके लिए रेट कांस्टेंट के का डिटर्मिनेशन करना है ना। डेराइव द equation of the rate constant k for the first order reaction or determine the rate constant k for the first order reaction। first order reaction के लिए rate constant k का determination करना है, तो कैसे करेंगे, तो इस तरीके से करेंगे। ये इक्वेशन आप लोगों को हमेशा रिमेम्बर रखना है, ठीक है ना। इसके बेसिस पे इसकी यूनिट भी बना सकते हैं। ए जो है ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। अब जो भी कुछ भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है तो उसको कंसंट्रेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर में। इसको मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे, इनको मोल पर लीटर में रिप्रेजेंट करेंगे।
तो एक बार तो मोल पर लीटर इसका हो गया, एक बार मोल पर लीटर इसका हो गया, मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में टी बचा है टाइम। तो कुल मिला के जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए जो आपका यूनिट है वो क्या बन जाएगी, टाइम इनवर्स बन जाएगी, क्योंकि टी बचा है अपॉन में, है ना। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है इनके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए किस तरीके से हम लोगों को जो है वैल्यू निकालना। अच्छा, एक चीज और इसमें दी गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा उसको थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। इसमें यहाँ पे यदि टाइम टी को रखते हैं और यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स टी, तो जो स्लोप बनेगा वो इस तरीके से बनेगा k अपॉन 2.303, है ना, k अपॉन 2.303 इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होगा। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई क्वेश्चन बन के नहीं आता, तो जनरली बच्चों को पता होना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इस तरीके का ग्राफ प्लॉट होता है, ठीक है ना। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हैं जिनको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन में देख रहा हूँ पेज नंबर 178 पे दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 दिया हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 16 मिनट। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% जो है कंप्लीट हो जाती है कितने मिनट में, 60 मिनट में। और फाइंड आउट द फ्रैक्शन ऑफ दिस रिएक्शन विच रिएक्ट्स इन 32 मिनट। तो ये कहना चाह रहे हैं कि डिटरमाइन करिए कि 32 मिनट्स में कितना भाग, फ्रैक्शन ऑफ द रिएक्शन, कितना भाग जो है रिएक्शन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके के रिएक्शन जो न्यूमेरिकल है उनको किस तरीके से सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए पहली बात तो रेट कांस्टेंट k इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन टी लॉग कितना हो जाएगा a अपॉन a माइनस एक्स। और ये बोल रहे हैं कि 50% कंप्लीट हो जाती है, मतलब 50% जो है a से क्या बन जाता है, a/2 बन जाता है। 50% कंप्लीट हो गया, मतलब प्रोडक्ट कितना बन गया, जो प्रोडक्ट बन गया वो इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा बन गया कितने मिनट में। तो टाइम दिया हुआ k इक्वल टू 16 मिनट। 16 मिनट में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट का आधा जो है प्रोडक्ट बन गया। तो ठीक है, ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं, कितना आ जाएगा k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी की जगह 16 रख दिया है, लॉग जो है वैसा का वैसे रहेगा। a का वैल्यू कितना दिया हुआ, a तो ठीक है, और a/2 जो है x की जगह वैल्यू कितनी रखी a/2। अब बच्चे समझते हैं कि ये कंप्लीट a है और इस कंप्लीट a में से एक a/2 जाएगा तो कितना बचेगा, वापस से हाफ a बचेगा। और हाफ ए का टेबल कितनी बार बोले कि कंप्लीट ए आ जाए, समझ में आप लोग, ऐसा समझ लीजिए 2.303 अपॉन 16 लॉग अपॉन, अब ये ए में से a/2 जाएगा तो वापस से क्या बचेगा a/2, और ऊपर कितना है 1, और a/2 लिखा है मतलब क्या है 1/2 है, हाफ ए, और हाफ ए का मतलब है कि हाफ ए का टेबल कितनी बार बोले कि कंप्लीट है आ जाए, तो वो कितनी बार में आएगा 2 टाइम में आएगा। कितने टाइम में आ जाएगा 2 टाइम में आ जाएगा। तो इनकी जगह वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब log 2 की वैल्यू पुट करेंगे लोग, कितनी वैल्यू पुट करेंगे 2.303 अपॉन
16, log 2 की वैल्यू आती है 0.3010, ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसका उसका सबका इनका मल्टीप्लाई करके 0.043325 जो है वैल्यू इन्होंने निकाली, के की वैल्यू निकाली 0.043325, ये जो है के की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। अब ये जो के की वैल्यू आ गई है, इस के की वैल्यू के बेसिस पे हम 32 मिनट के लिए क्या बन के आएगा वो निकाल लेंगे, ठीक है ना। वापस से इसी रिएक्शन में हम लोग सब बातें पुट करेंगे, है ना। तो रखते हैं इसको, मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ वापस से। के की वैल्यू कितनी निकल के आई थी 0.43325, है ना। तो 0.043325 वैल्यू किसके लिए आ गई, के के लिए 0.043325, ये वैल्यू आ गई किसकी, के की अभी निकाली थी हम लोगों ने, यहाँ पे नीचे आई थी। इजिकल टू में कितना चलेगा 2.303 अपॉन टी, तो अब टी कितना है, पहले टी जो था वो कितना था 16 मिनट था, अभी ये बोल रहे हैं कि 32 मिनट में, तो लिख दिया 32, देन लॉग है, लॉग लिख दिया ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये बोल रहे हैं कि ये तो हम लोग वैसे लिख देते हैं अपॉन ए माइनस एक्स, क्योंकि यही हम लोग निकालना है कि कितने परसेंट कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको जो है इधर ले आते हैं, बाकी को उधर ले आके मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो है इधर आ जाएगा, कैसा हो जाएगा ये लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ये जो है इसके अपॉन में जाएगा 2.303 और 32 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.043325 इंटू ये 32 यहाँ से वहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में 32 अपॉन में क्या आ जाएगा 2.303, इसका उसका सबका मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके जो वैल्यू आया है वो निकल के आया इनका कितना 0.6020, कितना वैल्यू आया 0.6020, ये वैल्यू किसके आया है लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स का ये वैल्यू है। अब हमको जो है इसका और आगे एंटी लॉग निकालना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग आएगा कितना 3.990, इसका लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसका यदि एंटी लॉग निकालेंगे क्योंकि ये लॉग में है, तो यहाँ पे हम इसका एंटी लॉग निकालेंगे किसका 0.6020 का, तो वैल्यू आएगा 3.990। तो एंटी लॉग निकाल लिया मतलब लॉग का साइन हट जाएगा, सॉरी एंटी लॉग निकाल लिया मतलब लॉग का साइन हट जाएगा। आपने को क्या निकालना है ए अपॉन ए माइनस एक्स निकालना है, तो ए माइनस एक्स निकालने के लिए इसको इसके अपॉन में पहुंचा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा ए अपॉन ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स को निकालने के लिए इसको इसके अपॉन में पहुंचा देंगे, ए अपॉन कितना हो जाएगा 3.990 इजिकल टू ए माइनस एक्स। कुछ भी नहीं किया है, केवल इसको यहाँ पहुंचा है और इसको वहां पहुंचा है, बस इतना सा काम किया, मतलब कि ए अपॉन 4 हो जाएगा, या इसको क्या कहना चाहिए कि 1/4 हो जाएगा, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 जो है टाइम कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/4 यदि टाइम कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन का 75% जो है वो क्या हो गया कंप्लीट हो गया, कितने मिनट में 32 मिनट में। तो थोड़ी सी घूमी फिरी बात थी, पहले हम लोगों को के का वैल्यू डिटरमाइन करना था 16 मिनट के लिए जो 0.04325 करके आया 43325, और देन उसके बेस पे हम लोग 32 के लिए निकालेंगे, और 32 के लिए जो वैल्यू आया उसका हम लोगों ने एंटी लॉग लिया, तो ये वैल्यू आया 3.99, और ये 3.99 में से अप्रॉक्स 4 हो जाता है, तो ये बता रहा है कि ए का 1/4
माने कि लगभग 70% रिएक्शन जो है वो क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। और भी रिएक्शंस दी गई, एक रिएक्शन दी हुई कि इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा करके लिखा हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है और विच बिकम जो है 40 मिनट आफ्टर इतना हो जाता है, ऐसा कुछ दिया हुआ। पेज नंबर 178 पे क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 7 दिया हुआ, तो बुक निकाल के देखें, उसके अलावा समझ में नहीं आएगा। क्या करना है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में दिया हुआ इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1.24 इंटू 10⁻⁻²। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1.24 इंटू 10⁻²। ये इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, और फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ। फाइनल कंसंट्रेशन कितना हो जाता है, फाइनल कंसंट्रेशन हो जाता है मतलब A-X कितना हो जाता है 0.20 इंटू 10⁻² है, विच बिकम्स इतना हो जाता है 40 मिनट के आफ्टर। T इक्वल टू कितना दिया हो 40 मिनट दिया हुआ। और कैलकुलेट दी वेलोसिटी कांस्टेंट। देखिए रेट कांस्टेंट को वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट के का डिटर्मिनेशन करना है, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन T लॉग A का वैल्यू जो है दिया हुआ कितना 1.24 इंटू 10⁻² अपॉन A-X का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.20 इंटू 10⁻² है ना, और T का वैल्यू कितना दिया है T इक्वल टू 40 दिया है, तो T भी लिख दिया 40। अब इनका उनका सबका मल्टीप्लाई और ये करके निकाल रहे हैं वैल्यू, तो वैल्यू निकल के आ रहा है कितना निकल के आ रहा है K इक्वल टू 2.303 अपॉन 40, और ये जो है लॉग में वैल्यू आएगा लॉग 6.2 है। और ये जो वैल्यू आया 6.2, इसको इसका वैल्यू निकाल के उन्होंने रखा है, तो ये आ रहा है लॉग में 6.2 का वैल्यू आता है 0.7924 है, तो वैल्यू रख दिया उन्होंने 2.303 अपॉन 40, लॉग में जो वैल्यू है उसको पुट किया उन्होंने, कितना आ जाएगा 0.7924, और इनका मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा तो वो कितना आ रहा है आंसर 0.0456 मिनट इनवर्स। ये जो है के का वैल्यू हम लोग पास निकल के आया, ठीक है ना, क्योंकि के जो है सेकंड में इसकी यूनिट है, इसलिए मिनट को उसकी यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया। तो इस तरीके से निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। रिएक्शन में दिया हुआ है कि एक रिएक्शन जो भी है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन इतना है, 40 मिनट आफ्टर कंसंट्रेशन इतना है, और आपको जो है रेट कांस्टेंट के का डिटर्मिनेशन करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, या वेलोसिटी कांस्टेंट का डिटर्मिनेशन करना है। वेलोसिटी कांस्टेंट ही रेट कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा फार्मूला हम लोगों का, है ना, A/A-X, इनकी सबकी वैल्यू रख दी और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और मेरे को देखना है पेज नंबर 179 पे, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है an aqueous solution of sugar is hydrolyzed 25% in 1 hour। एक एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में बना हुआ शुगर का जो सॉल्यूशन है उसका 25% हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर से रिएक्शन हो रही है उसकी, 1 घंटे में हो जाता है 25%, और फाइंड आउट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% हाइड्रोलिसिस। आज जो जनरल गणित पढ़ते हैं तो ये बताएंगे कि 1 घंटे में कितना हो रहा है 25% हो रहा है, और 50% का पूछ रहे हैं तो 2 आवर्स हो जाएंगे, तो ये वैसा गणित में निकालना है इसमें, ठीक है ना। तो ये पूछ रहे हैं कि 50% हाइड्रोलिसिस के लिए
को क्या निकालना, टाइम निकालना है 50% हाइड्रोलिसिस के लिए, और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालना। तो सॉल्यूशन हम लोग उसी तरीके से करेंगे, पहले के का डिटर्मिनेशन करेंगे और फिर जो के का वैल्यू आएगा उसको वापस से पुट करके हम लोग इसके लिए वैल्यू निकालेंगे। अब ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलग मामला है। मामला ये है कि इसमें क्या है, वैल्यू परसेंट में दे दी गई, हालांकि परसेंट में वैल्यू फर्स्ट वाले क्वेश्चन में भी दी हुई, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हमने परसेंटेज लेते हुए नहीं चले और सीधे क्या लेते चले, ए और a/2 लेते हुए चले, क्योंकि उसमें जो है सीधे 50% की बात की गई थी। अब यहाँ पे क्या है 25% वगैरह 2-3 बातें कर ली। तो अब जो है हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 मान लेंगे, क्योंकि परसेंट बोल रहे हैं, और उसमें से 25%, मतलब आप समझ गए कि ए जो है 100 हो गया और 25 प्रोडक्ट बन गया, तो x क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो अब देखते हैं फार्मूला क्या है हम लोगों के पास, फार्मूला एक ही है हम लोगों के पास, क्या, k = 2.303 अपॉन t log a/a-x 1 आवर में एट द टाइम ऑफ 1 आवर में कितना हो जाता है, 25% कंप्लीट हो जाता है। तो टाइम कितना हो जाएगा 1 आवर, a जो है 100 मान ले और x कितना बन जाता है, x बन जाता है 25। k का वैल्यू कितना है, k = 2.303 अपॉन t की जगह वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और ये कितना आ जाएगा लॉग a की जगह वैल्यू मान लीजिए कि 100% बोल रहे हैं तो 100 मान लीजिए। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है 100, तो ये लिखा 100, और x जो है प्रोडक्ट बन गया 25% बन गया, तो ये लिख दिया 25 यहाँ। अब कितना आ जाएगा वैल्यू, k = 2.303 अपॉन 1 इंटू ये कितना हो जाएगा लॉग 100 अपॉन 75, और ये इनका सबका जो वैल्यू निकल के आ रहा है कितना निकल के 0.2876 हॉर्स इनवर्स है ना, हॉर्स इनवर्स दिया हुआ, मतलब जो टाइम है वो हॉर्स में लिया गया है, ठीक है ना। अब जो है 50% के लिए निकालना, तो वापस से वही फार्मूला, k की वैल्यू हम लोग के पास है, फार्मूला क्या, k = 2.303 अपॉन t log a/a-x, वही फार्मूला लगाएंगे। k की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है 0.2876 है ना, और टाइम जो है वही हम लोग कैलकुलेट करना है, और अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो करते हैं इसको, k की जगह वैल्यू कितनी रख दी हम लोगों ने 0.2876 इजिकल टू कितना रखेंगे 2.303 अपॉन t, इसी t को कैलकुलेट करना है कितने टाइम में हो जाएगा कंप्लीट। मैंने लिखा हुआ लॉग a जो है कितना ले ले हम लोग 100 ले ले, और ये कितना कर देंगे 100 - 50 कर देंगे, बराबर। अब जो है t का वैल्यू निकालना है, t इधर आ जाएगा, बाकी सब उधर चले जाएंगे, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.2876 लॉग 100 अपॉन कितना हो जाएगा, ये सब जो भी है इसका वैल्यू 100 अपॉन 50 हो जाना चाहिए। तो वैल्यू जो निकल के आ रहा है उनका 100 अपॉन 50 हो जाएगा, और 100 अपॉन 50 का मतलब कितना है log 2, और log 2 का मतलब वैल्यू कितना आता है, log 2 का वैल्यू आता है 0.3010। तो इनका सबका वैल्यू को उनका मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है आंसर इन लोगों का वो कितना आ रहा है 2.41, कितना आ रहा है, टाइम t = 2.41 है ना, 2.41, और मतलब 2 घंटे और 41 मिनट में रिएक्शन कितनी हो जाएगी 50% कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कैलकुलेशन, ठीक है। अब इन सब के बाद जो है आगे की कुछ 1-2 बातें और कर लेते हैं हम लोग जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। देखिए
हाफ लाइफ टाइम पीरियड ऑफ द रिएक्शन। अब ये हाफ लाइफ टाइम पीरियड क्या है इसको समझना है। टाइम पीरियड ऑफ रिएक्शन इन विच concentration initial concentration of the reactant remain half of its initial concentration। तो वो क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इन विच concentration of reactant remain half of its initial concentration, इट्स का हाफ लाइफ टाइम पीरियड। तो वो टाइम पीरियड जिसमें कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ रह जाए। तो इस तरीके का टाइम ड्यूरेशन हम लोगों के लिए क्या रहेगा, हाफ लाइफ टाइम पीरियड, है ना। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड जो है उसको कैसे निकालना है, दोनों रिएक्शंस के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए, वो निकाल के हम लोग देख लेते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के क्या आया था, के इज इक्वल टू A0 माइनस ए अपॉन कितना आया था, टी। अब हाफ लाइफ टाइम पीरियड मींस टी इज इक्वल टू कितना रखेंगे हम लोग, टी हाफ, और ए जो है उसका इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। ए कितना रह जाएगा, ए हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है ना। वैल्यूज पुट करेंगे, कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू ये आ जाएगा A0, यहाँ पे आ जाएगा, ए की जगह वैल्यू कितना रखना है, 1/2 A0 अपॉन टी की जगह वैल्यू कितना आ जाएगा, टी हाफ। अभी टी हाफ इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, टी हाफ इज इक्वल टू एक कंप्लीट A0 में से हाफ A0 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 A0, और ये जो है के अभी यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये के इसके साथ आ गया। तो टी हाफ की वैल्यू कितनी आई, टी हाफ इज इक्वल टू A0 अपॉन 2K। ये हम लोग की किसकी वैल्यू आई, हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो करना कुछ नहीं है, रेट कांस्टेंट फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेके चले थे हम लोग, के इज इक्वल टू A0 माइनस ए अपॉन टी, है ना। और हाफ लाइफ टाइम पीरियड की डेफिनेशन बच्चे समझ ही रहे कि हाफ लाइफ टाइम पीरियड इज अ टाइम पीरियड इन विच इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेन हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो टाइम पीरियड जिसमें कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो उसके कंप्लीट कंसंट्रेशन का कितना रह जाए, हाफ रह जाए। तो अभी यहाँ पर टी की जगह टी हाफ रख दिया, ए की जगह 1/2 A0 रख दिया, है ना। और ये इसको बस इधर लाना है और बाकी हो जाएगा, ठीक है। अब जो है हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना। हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निकालना। तो हाफ लाइफ टाइम पीरियड मींस टाइम पीरियड इन विच concentration of reactant remain half of its initial concentration upon T log A upon A minus x। तो ये बोल रहे हैं कि T हाफ निकालना है तो T की जगह कितना लिखेंगे, T हाफ, और उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा, है ना। जो उसका कंसंट्रेशन है वो उसके इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना रह जाएगा, हाफ रह जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग ए अपॉन ए, और एक्स की जगह वैल्यू कितनी पुट करी, A/2। अब ये सब वैल्यू पुट करेंगे, ये कंप्लीट ए में से A/2 जाएगा तो वैल्यू कितना बचेगा, A/2 बचेगा, है ना। एक कंप्लीट ए है उसमें से हम लोग कितना माइनस करना है, A/2 माइनस करना है, तो वैल्यू कितनी आएगी, A/2, या A/2 भी लिख सकते हैं या हाफ ए लिख सकते हैं। ये कंप्लीट ए में से A/2 जाएगा
मतलब हाफ ए जाएगा तो बचेगा कितना, वापस से हाफ ए बचेगा, है ना। और ऊपर कितना लिखा हुआ है, ऊपर एक कंप्लीट ए लिखा हुआ है, तो एक कंप्लीट ए को 1/2 ए से डिवाइड करना है। इन दोनों का तो हाफ ए आया, तो हाफ ए टू जा कितना होगा, कंप्लीट ए हो जाएगा, हाफ ए प्लस हाफ ए मतलब 2 टाइम में कंप्लीट ए आएगा। तो इन सब का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये कितने टाइम में कटेगा, 2 टाइम, है ना। तो इन सब का वैल्यू कितना आ जाएगा, log 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, k = 2.303 अपॉन t हाफ log a अपॉन, अच्छा इनकी सबकी वैल्यू निकल के आ गई 2, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, log 2 की वैल्यू होती है, वो भी मैं यहीं लिख देता हूँ, है ना। log 2 की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 0.3010, ये आप लोगों को याद रखना है। तो इसका उसका सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, k = 2.303 अपॉन t हाफ इंटू, इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका इसमें, तो वैल्यू आएगा कितना, 0.693 अपॉन t हाफ इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा, t हाफ = 0.693 अपॉन k, है ना। क्या हो गया, इधर और लिख देता हूँ मैं अलग से, t हाफ = 0.693 अपॉन k। यही जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट सॉरी हाफ लाइफ टाइम पीरियड का क्या है, इक्वेशन। अब इन सबको बच्चों निकालना, और क्वेश्चन दिया हुआ पेज नंबर 181 पर, देखते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट कांस्टेंट के है दिया हुआ 5.5 × 10⁻14। कैलकुलेट द हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालना है। के की वैल्यू दी हुई रेट कांस्टेंट 5.5 × 10⁻14, तो वैल्यू रख देंगे। हाफ लाइफ टाइम पीरियड निकालने के लिए करना कुछ नहीं, वैल्यू रख देंगे। किस तरीके से हो जाएगा, t हाफ = 0.693 अपॉन कितना हो जाएगा, 5.5 × 10⁻14, और इनका जो मल्टीप्लाई करके इन्होंने आंसर निकाला है, कितना निकाला है, 1.26 × 10⁻3, 1.26 × 10⁻3। तो ये जो है हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आ गया। आपको ध्यान से पढ़ना है, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दिया है, किसके लिए दिया, और बातें दी गई। एक और अच्छा क्वेश्चन है, पर अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, मतलब जरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी एग्जाम में आ जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है,